Good morning, class. In the last session, we have discussed Newton's third law of motion. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने न्यूटन का गति का तीसरा नियम पढ़ा था. आज हम लोग उसको फिर से डिस्कस करते हैं. न्यूटन के थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड law of action and reaction. हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम. तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे बर्ड फ्लाई करती है, तो जब बर्ड फ्लाई करती है तो वो क्या करती है? वो अपने विंग्स से जो हवा होती है उसको नीचे की तरफ प्रेस करती है. ठीक है, तो वो विंग से हवा को नीचे की तरफ प्रेस करती और तो ये एक्शन हो गया. और उसके अपोजिट में जो हवा होती है वो उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं विंग्स हवा को, तो हवा विंग्स को ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं. ठीक है, इक्वल फोर्स से. तो जिसकी वजह से क्या होती है? बर्ड ऊपर की तरफ उठती है, फिर से वो नीचे क्रिया लगाती है, तो वापस हवा उस पर प्रतिक्रिया लगा के उसको ऊपर की तरफ उठाती है. तो इस तरीके से बर्ड क्या होती है? हवा में उड़ती है. When bird exert force on the air by applying wings in the downward direction, the wings applied equal amount of force in the opposite direction in upward side to the bird. So the bird flies up. ठीक है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो पानी हमें आगे की तरफ ढकेलता है. तो हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? रिएक्शन होता है. और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या ऐसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. हिंदी मीडियम लिखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम. हर एक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है. अब जैसे आपसे पूछा जाएगा राइट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद सम एप्लीकेशन और 3 एप्लीकेशन और 5 एप्लीकेशन. तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखना है और ये भी लिखना है दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं. फिर आप इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे. एप्लीकेशन क्या होगी? वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ. हम थर्ड लॉ की वजह से ही चलते हैं. हम क्या करते हैं? जमीन पे फोर्स लगाते हैं, जमीन इक्वल फोर्स हम पे लगाती है ऊपर की तरफ. हम जमीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड या जमीन हम पे सेम फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है. ठीक है, तो जिससे हम क्या करते हैं? वी पुट अवर लेग in such a way that we exert a force on the ground and the ground exerts same force on our leg, so it goes up and then we goes it down, then up and down, and in this way we are able to walk. A boat moves back when we deboard it. जब हम किसी भी नाव से उतरते हैं तो नाव क्या होती है? पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि जब हम आगे की तरफ उससे कूदते हैं तो हम आगे की तरफ नाव पे फोर्स लगाते हैं, यानी फोर्स हम जब नाव से कूदते हैं तो आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं और सेम फोर्स बोट पे पीछे की तरफ लगता है, जिसकी वजह से बोट क्या होती है? पीछे की तरफ जाती है. अ गन रिक्वाइल्स, यानी रिक्वाइल्स का मतलब होता है गन का पीछे की तरफ जाना. तो जब गन में से बंदूक निकलती है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, तो क्या होता है कि जो बुलेट के ऊपर जितना फोर्स गन ने लगाया होता है, सेम फोर्स बुलेट गन के ऊपर लगाती है, जिससे गन पीछे की तरफ चली जाती है, और उसी को बोलते हैं गन रिक्वायर्स. रोइंग ऑफ अ बोट. बोट कैसे चलती है? जब पानी को पीछे की तरफ ढकेला जाता है तो पानी बोट को आगे की तरफ ढकेलता है. तो इस तरीके से नाव चलती है. जंपिंग, जब हम कूदते हैं तो हम क्या करते हैं? नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं,
ग्राउंड हम पे ऊपर की तरफ लगाता है और इस तरीके से हम जंप करते हैं। फ्लाइंग अ बर्ड अभी मैंने डिस्कस किया था, स्विमिंग भी अभी भी जस्ट डिस्कस किया था। तो ये सारी एप्लीकेशन है टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब ये लॉ आपसे पूछा जाएगा तो लॉ का स्टेटमेंट और कुछ एप्लीकेशंस आपको लिखनी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या देखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, यानी उसको सिक्योर करना, कांस्टेंट करना। तो जब कोई क्वांटिटी बढ़ती नहीं है बल्कि फिक्स रहती है तो उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। अब वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी है मोमेंटम। तो जब मोमेंटम किसी भी बॉडी का या सिस्टम का इक्वल रहता है, चेंज नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। When two or more bodies act upon one another, यानी जब एक या एक से ज्यादा बॉडीज जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे पर वर्क करती हैं, यानी कि स्ट्राइक करती हैं या एक दूसरे पर काम करती हैं, देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो उन दोनों का या तीनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम होता है वो सेम होता है, फिक्स्ड होता है या कंजर्व्ड होता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। उस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ काम करती हैं, एक दूसरे के साथ काम करती हैं, तो उनका टोटल मोमेंटम सेम होता है, यानी उनका टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता है। कंडीशन एक ये है कि उन दोनों बॉडीज पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। वही दोनों बॉडीज आपस में एक्ट करनी चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है, दोनों बॉडी एक दूसरे पे वर्क कर रही हैं, तो इन दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों बॉडीज पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये कंडीशन है यहाँ पर। इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम शुड इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग। ठीक है, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी जब वर्क कर रही है तो उसका मोमेंटम या संवेग बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वो मोमेंटम क्या है? फिक्स्ड है। तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं तो उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई बाह्य बल काम नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि स्टेटमेंट लिखिए और प्रूफ करिए, तो आप ये प्रूफ जो आगे हम डिस्कस करेंगे आप उसके साथ ही प्रूफ भी देंगे और फिर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। और अगर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ इतना पूछेंगे राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
प्लस ये जो फॉर्मूला है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, स्टेटमेंट शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आएगा और प्रूफ लॉन्ग के साथ में आएगा। तो इसका आगे का प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। जब दो या दो से बॉडीज एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं और उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उनका टोटल मोमेंटम सेम होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक के ऊपर कार्य करती हैं और उनके ऊपर कोई अन्य बल आरोपित नहीं होता है तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित होता है, यानी कि नियत होता है, और इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, यानी प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग। नेक्स्ट, in the next class we will discuss the proof of this. Till that, it is sufficient for today. So everyone study well in your home. इस चैप्टर के नोट्स में ये लास्ट टॉपिक इसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तब तक आप लोग चैप्टर 1 होपफुली सबने कंप्लीट कर लिया होगा, और चैप्टर 2 कि जितना भी पीडीएफ मैंने आधा भेजा था वो भी आप कर लेंगे। उसके बाद आपको नोट्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।